हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब भूगोल के अंतर्गत उसकी अध्याय 6 के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना है 1872 ईस्वी में कराई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा अंग्रेजों के समय में। ठीक है, परंतु 1881 में यह संपूर्ण जनगणना की गई और उसी समय से ही 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होनी शुरू हुई। जनसंख्या अगर देखें आकार और वितरण, तो भारत की जो जनसंख्या का आकार है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, यह पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हमारी जनसंख्या आती है। घनत्व के आधार पे देखें भारत में जनसंख्या का वितरण, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो लोग रहते हैं तो उनको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर देखें तो अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर का दायरा, यहाँ पे कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो ये जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो जन्म और मृत्यु के प्रवास के कारण से होता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो लोग हैं वो प्रवास या किसी कारण से बाहर अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो उनमें जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उस क्षेत्र की जनसंख्या में कमी आती है। या यूँ कहे किसी बाहर से अगर जो काफ़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, तो इससे भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जो कि उसकी वर्तमान जनसंख्या में परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है, आगे देखें जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि निश्चित समयांतराल में जनसंख्या वृद्धि से है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की, किसी क्षेत्र में अगर अचानक से जनसंख्या पलायन कर जाए या किसी क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या आ जाए काफ़ी मात्रा में, तो यह जनसंख्या के वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, सापेक्ष वृद्धि भी हो सकती है और प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन भी हो सकता है। जो प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी जो जनसंख्या होती है, ठीक है, वह कुल जनसंख्या के वृद्धि का परिणाम होती है। एक दशक में अर्थात 10 साल में, ठीक है, जितनी भी जनसंख्या बढ़ती है एक जनगणना के बाद, तो वह उसका जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। और जो पहले की जो जनसंख्या होती है, मान लीजिए पहले किसी क्षेत्र में 100 लोग निवास कर रहे थे, परंतु उसमें 10 साल बाद 120 लोग हो गए, तो पहले की जो जनसंख्या थी 100, उसमें से वर्तमान जनसंख्या से पहले की जनसंख्या का अगर घटा दिया जाए तो उसके जनसंख्या वृद्धि हमें प्राप्त हो जाती। ठीक है, इसे ही निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। तो ये निरपेक्ष वृद्धि है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि का दर जो है उसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। अगर अर्थात किसी क्षेत्र में 2% की अगर वृद्धि होती है, मान लीजिए वहाँ पे पहले 100 व्यक्ति निवास कर रहे थे, तो अगर 2% की एक वर्ष में वृद्धि होती तो 100 व्यक्तियों पे 2 व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं विभिन्न वर्षों में बढ़ती जनसंख्या और उनमें वार्षिक वृद्धि दर के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1991 की जनसंख्या देखें तो यहाँ पे लाख में दिया हुआ है 361.0 लाख। ठीक है, एक जो इससे पहले 1941 में जो जनगणना हुई थी उसके सापेक्ष यहाँ पे 42.43 लाख लोग बढ़ गए। ठीक है, और वृद्धि प्रतिशत देखें तो 1.25% की यहाँ पे वृद्धि हुई। 1961 में जनसंख्या थी वो 439.2 लाख हुई, जो कि पिछले जनसंख्या की तुलना में 78.15 लाख लोग बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो 1.96 हुई। यह धीरे धीरे बढ़ते जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1971 में 548.2 हो गई। ठीक है, जो कि 108.92 लाख यहाँ पे वृद्धि हुई। वार्षिक अगर प्रतिशत देखें यहाँ पे वृद्धि की, तो 2.20% यहाँ पे वृद्धि हुई है टोटल। 1981 में जो जनसंख्या 683.3 लाख थी, जो कि पिछले जनगणना की तुलना में 135.17 लाख अधिक थी। वार्षिक प्रतिशत यहाँ पे 2.22 था। ठीक है, 1991 में यहाँ पे देख सकते हैं 846.4 कुल जनसंख्या थी, 846.4 लाख जनसंख्या थी। एक दशक में यहाँ पे जो वृद्धि हुई वह हुई 163.09 लाख। ठीक है, वार्षिक वृद्धि प्रतिशत देखें तो 2.14 यहाँ पे वृद्धि हुई है। आगे हम देखते हैं 2001 की जनगणना। तो 1028.7 लाख यहाँ पे लोग हो गए, जिसमें पिछले जनगणना की तुलना में 182.32 लाख की वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि हुई 1.93 लाख की, 1.93% की यहाँ पे वृद्धि हुई। जो जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है, ये परिवर्तन होती रहती है। जनसंख्या जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, जितने 1000 लोगों पे जो जीवित जन्म होते हैं, तो वो संख्या और जो 1000 लोगों पे जो मृत्यु होती है, तो वो संख्या के जो अंतर होता है वो जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, जितने जन्म लेते हैं और उनकी तुलना में जितने लोग मरते हैं, उसके बाद जो जितनी जनसंख्या बचती है वो प्राकृतिक वृद्धि है। 1980 तक देखें
तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी लगातार, परंतु धीरे धीरे कई सारे जो दवाओं का निर्माण बन गया, इसकी वजह से जनसंख्या में मृत्यु दर तो कम हो गई परंतु जन्म दर बनी रही, जिससे आगे चल के जनसंख्या का महाविस्फोट भी हुआ। ठीक है, परंतु धीरे धीरे 1981 में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर में भी गिरावट आई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि करने लगी। 1991 में अगर देखें जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि नगरीय जनसंख्या पलायन के कारण से धीरे धीरे बढ़ के 27.78% हो गई, जो कि 2000 की जनगणना में दर्शाई गई। ठीक है, आयु संरचना देखें तो 0 से 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उत्पादनशील नहीं होते, कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। 15 वर्ष से 59 वर्ष के जो वयस्क होते हैं ये उत्पादनशील जनसंख्या होती है, ये कार्य में संलग्न होते हैं। जो वृद्ध होते हैं 59 वर्ष से अधिक के, इनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि इन्हें कार्य करना है या नहीं करना है। ठीक है, आगे देखें लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, इसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो ठीक है, 1951 में 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं थी, 1961 में 941 महिलाएं थी, 1971 में 930 महिलाएं थी, 1981 में ये जनगणना 10 वर्ष पश्चात हो रही तो यहाँ पे 934 महिलाएं थी, 1991 में 929 महिलाएं और 2001 में 933 महिलाएं थी। ठीक है, तो पहले की तुलना में आप देख सकते हैं 1951 की तुलना में यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या लिंगानुपात में काफ़ी कमी हुई है। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये ज़्यादा जो है लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पे 1058 महिलाएं हैं। पांडिचेरी में भी 1000 पुरुषों पे 1001 महिलाएं हैं, दिल्ली में 1000 पर 821 महिलाएं और सबसे निकृष्ट कोटि हरियाणा में 1000 पे 861 महिलाएं हैं। ठीक है, आगे देखें साक्षरता दर। तो 2000 की जनगणना में ये बात कही गई कि जो 7 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति है या कोई भी अगर इंसान है, अगर वह पढ़ लिख कर समझ सकता है तो वह साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ लिख सकने वाले व्यक्ति को साक्षर की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, व्यावसायिक संरचना देखिए जनसंख्या के अंतर्गत तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन आदि आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और भवन निर्माण के कार्य आते हैं, तृतीय क्षेत्र में परिवहन संचार वाणिज्य आदि कार्य ये व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत है। ठीक है, स्वास्थ्य। अब मृत्यु दर यहाँ पे देखें, जो मृत्यु दर पहले 1951 में प्रति 1000 पे 25 थी। ठीक है, 25 लोग मर जाया करते थे, परंतु 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 हो गई, अर्थात मृत्यु दर में काफ़ी कमी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ने की वजह से। ठीक है, औसत आयु अगर देखें तो 1951 में 36.7 वर्ष थी, जो कि 2001 में बढ़कर 64.6 वर्ष हो गई। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं के बदलाव के कारण से ये सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किशोर जनसंख्या जो होते हैं ये भविष्य के संसाधन होते हैं, जो कि आगे चल के जो कार्य करने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, और आगे चल के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 भी लाई गई। ठीक है, जो कि काफ़ी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे कार्य किए गए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और किशोर, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को बढ़ावा देना ये सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में जानकारी देने के लिए भी सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। गर्भ निरोधकों और इनकी सेवाओं तक पहुंचने के लिए ठीक है लोगों को ज़्यादा शिक्षित किया जा रहा है। खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाओं के बारे में भी चर्चा की जा रही है। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी के द्वारा सरकार छोटे बच्चों को ये सब प्रोवाइड कराती है, संपूरक या पौष्टिक चीज़ें। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ किया जा रहा है। तो ये सब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये कार्य किए गए। तो ये रही हमारी जनसंख्या से संबंधित छोटी सी चर्चा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।